बात डिफेंस एक्सपो 2022 की, जिसकी शुरुआत आज से गांधीनगर में हो चुकी है। इसमें इस बार स्वदेशी हथियारों, रक्षा उपकरणों और तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी में कल प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। इस बार एक्सपो की थीम है पाथ टू प्राइड और इसमें 1300 से ज्यादा रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस 12वें डिफेंस एक्सपो के पहले 3 दिन व्यापार के लिए हैं, जबकि 21 और 22 अक्टूबर को आम लोग इसे देखने के लिए आ सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बार के डिफेंस एक्सपो में रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दिखाया गया है। तोप से लेकर मशीन गन तक, मिसाइल से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों तक और हाईटेक ड्रोन से लेकर ताकतवर हैंड ग्रेनेड तक, इन सब का निर्माण देश में ही किया गया है। हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें डिफेंस एक्सपो 2022 की हैं, जिसके 12वें संस्करण का आज आगाज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो गया, जहां इस बार आत्मनिर्भर भारत का दमखम देखने को मिल रहा है। बात चाहे ब्रह्मोस मिसाइल के नए अवतार की हो या फिर मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, भारतीय कंपनियों ने सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही इन्हें तैयार किया है। खास बात यह है कि हाईटेक हथियार रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनते भारत का जीता जागता प्रमाण है। गांधीनगर में चल रहा डिफेंस एक्सपो अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है और यहां पर हम आपको भारत की पहली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल दिखा रहे हैं, जो आकार में पहली मिसाइल से छोटी है। अगर आप अब तक जो ब्रह्मोस मिसाइल तीनों सेना में इस्तेमाल हो रही है वो काफी बड़ी यानी कि 9 मीटर लंबी है, लेकिन उसकी और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 280 से 300 किलोमीटर की मारक क्षमता है। लेकिन अब जो नई नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल पर ब्रह्मोस काम कर रहा है वो 6 मीटर यानी कि 3 मीटर छोटी है, लेकिन इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 3 मैक स्पीड की मारक क्षमता के साथ ये दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है और आने वाले दिनों में इस पर ब्रह्मोस तेजी के साथ काम कर रहा है। 5 दिन तक चलने वाले डिफेंस एक्सपो में इस बार सबसे ज्यादा 1340 इंडियन कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और 10 राज्यों के पेविलियन भी हैं, जिनमें गुजरात का पेविलियन सबसे बड़ा बताया जा रहा है। 5 दिन के इस डिफेंस एक्सपो में 3 दिन बिजनेस के लिए रखे गए हैं, जबकि आखिरी 2 दिन यानी 21 और 22 अक्टूबर आम लोगों के लिए होगा। एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड है, जबकि इस एक्सपो का उद्देश्य मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेक इन इंडिया के जरिए अब हथियारों को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। क्या प्लान है ब्रह्मोस, क्योंकि पहली ऐसी मिसाइल है जो एक्सपोर्ट के लिए तैयार है? ब्रह्मोस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फिलीपींस से $375 मिलियन। हमने फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये अभी कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं, अगले 3 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, शायद दूसरे देशों से, शायद कुछ फिलीपींस से ही, वो भी एक्सपैंड करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी का हुक्म है कि वी शुड डू 5 बिलियन बाय 2025-2026। हमारा कोशिश होगा कि ब्रह्मोस का ही 5 बिलियन होगा। अगर नहीं होगा, दूसरे इंडस्ट्रीज तो है ही हमारे साथ, दूसरे मिसाइल सिस्टम्स भी हो सकते हैं। वक्त के साथ युद्ध लड़ने के तौर तरीके भी तेजी से बदले हैं और यही वजह है कि डिफेंस एक्सपो 2022 में आई कंपनियों ने अपने हथियारों को इसी हिसाब से तैयार किया है, ताकि दुनिया का ज्यादा से ज्यादा ध्यान वो अपनी ओर खींच सके और भारत रक्षा उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक बन सके। इस तरह की खास गाड़ियां अपने सेना को दी और आगे क्या इसकी संभावनाएं? फिलहाल अभी हमने यूएन मिशन के लिए पूरी 27 गाड़ियां दे चुके हैं
और 23 गाड़ियां दे चुके हैं और भारत सरकार के लिए हमने अभी तक उनको 20 गाड़ियां दी। सो काम चालू है, डिलीवरी होती रहेगी। इसका मल्टीपल ऑर्डर्स है और ये भारत देश के लिए भी नहीं, हम दुनिया के लिए बनाते हैं। हमारे पार्टनर्स भी हैं जिनसे हम काम करते हैं और इसका 90% भारत में बनता है। सो इंडियन कंटेंट इसका 90% है। हमारे पार्टनर्स हैं पैरामाउंट ग्रुप जिनसे हम काम करते हैं और गाड़ियां डेवलप करने के लिए दुनिया भर के लिए, पर देश के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रोटेक्टेड गाड़ी है। बीते कुछ सालों में भारतीय फौज के तीनों अंगों को स्वदेशी हथियारों से लैस करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और आने वाले वक्त में भी कई नए हथियार सेना को मिलने जा रहे हैं। इनमें कुछ हथियारों का ट्रायल चल रहा है जबकि कुछ का ट्रायल पूरा हो चुका है। ऐसे ही कुछ हथियारों को इस डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया, जिनकी खूबियां पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। मेक इन इंडिया के जरिए भारतीय सेना को हर तरह के हथियार इक्विपमेंट से लैस किया जा रहा है। इस वक्त गांधीनगर में चल डिफेंस एक्सपो के दौरान बात की जाए तो इस बार की जो थीम है, यानी कि तीनों सेनाओं को, जो मौजूदा हालात हैं देश और दुनिया में, कैसे तीनों सेनाओं को देश में बनने वाले हथियारों से लैस किया जाए। हम कल्याणी ग्रुप के हथियार आपको दिखा रहे हैं। चाहे गन सिस्टम की बात करें, एक खास गरुड़ गन सिस्टम बनाया गया सेना के लिए, उसके बारे में, उसकी खासियत हम जानेंगे। नीलेश हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगा इस गन सिस्टम के बारे में, क्या ये किस तरह का गन सिस्टम है, कैसे काम करेगा? तो ये है 105 गन, जिसको अदरवाइज भी फील्ड गन कहते हैं। लेकिन आज जो हो रहा है उसमें आपको शूट एंड स्कूट, यानी आप गोला दाग के निकल जाइए वहां से, नहीं तो आपके पास उल्टा फायर आएगा। तो उसके लिए ये बंदूक बनी है, जिसपे ये जो व्हीकल है ये 18,000 फीट पे ट्राई हुआ है। इंडियन आर्मी ने इसका बड़ा ट्रायल लिया है और अभी प्रोसेस चालू है, जब ऑर्डर आएगा। लेकिन ये बेस्ट चीज है जहां पे आप इसको डायरेक्ट फायर रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैसे चाहो। और ये खासियत इसकी ये है कि इसका जो पावर टू वेट रेशो है, जो इंजन है इसका बड़ा पावरफुल है और उसके चलते आप एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, जो आज हमारी जरूरत है भारत देश में। साल दर साल भारतीय डिफेंस कंपनियां नई तकनीक का इस्तेमाल कर बेहद घातक हथियार बना रही हैं, जिनको डिफेंस एक्सपो में शोकेस करना ये बताता है कि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई ताकत बन रहा है। गांधीनगर से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस डिफेंस एक्सपो में नागपुर की सोलर कंपनी ने भी हिस्सा लिया है, जिसने भारतीय फौज के लिए पिनाका का नाम नया वर्जन तैयार किया है। इसकी खूबियों के बारे में मेरे सहयोगी मंजीत नेगी ने इस कंपनी के सीईओ से बात की। सरहद पर सेनाओं की बढ़ती चुनौती और देश दुनिया में के जो सामरिक हालात हैं उनको देखते हुए लगातार कोशिश की जा रही है कि तीनों सेनाओं को स्वदेशी हथियारों से लैस किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर इस बात पर जोर दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपो के दौरान जो देश की कंपनियां हैं वो लगातार सेनाओं को ऐसे हथियार जो अभी तक सरकारी कंपनियां बना रही थी, चाहे पिनाका सिस्टम की बात की जाए, अब ये हथियार देश की कंपनियां, नागपुर की सोलर कंपनी वो तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ सत्यनारायण नोहाल जी हैं, जिन्होंने जो इस पर काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, पिनाका जो एनहांस्ड और इसका जो गाइडेड जो वर्जन है, इसमें क्या खास है और अब आप लोगों की जिम्मेदारी इसको तैयार करनी है? जो ये पिनाका एनहांस है, ये पिनाका 1 का इम्प्रूव्ड वर्जन है, क्योंकि पिनाका 1 जो था वो उसकी रेंज 37 किलोमीटर थी और उसकी लाइफ भी 10 साल थी। लेकिन जो ये पिनाका एनहांस है, उसकी जो रेंज है वो 45 किलोमीटर है और उसका लाइफ भी जो है वो 15 साल है। तो दोनों चीजें, और ये सब कुछ होने के बाद भी प्रोडक्शन में इजी है और इसकी रिलायबिलिटी काफी ज्यादा है। और आप आर्मी को तो ये आप दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब इसका एक्सपोर्ट भी आपको ऑर्डर मिल रहे हैं। इसका एक्सपोर्ट का भी बाहर जो आर्मेनिया है, अभी इमीडिएटली ऑलरेडी हमारा ये उन्होंने एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे दिया है और कल उनके रक्षा मंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं। परसों के दिन उनके चीफ ऑफ आर्मी वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा वेपन है जो इस पर्टिकुलर प्राइस में और इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो इसका है, मुझे लगता है कि काफी कंट्रीज जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है।
और आपको कितना समय इसको लगा इसके नए वर्जन को तैयार करने में? और ये करीब नए वर्जन को तैयार करने में हमको 2 साल लग गए, लेकिन क्योंकि 2 साल में क्या कि इसकी ट्रायल्स, मतलब इंटरनल ट्रायल, डीआरडीओ ट्रायल, फिर बालासोर ट्रायल, पोखरण ट्रायल, ये सब करीब करीब सब करने में, और जो छोटे छोटे जो इम्प्रूवमेंट करना पड़ा, लेकिन फाइनली ये जो है आज सभी जगह ट्रायल हो गया और ये इंडक्शन के लिए तैयार है। और यही सोलर कंपनी भारतीय फौज को बेहद घातक हैंड ग्रेनेड भी दे रही है, जिनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में किया जाएगा। इन हैंड ग्रेनेड्स की क्या खूबियां हैं, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी मंजीत नेगी की रिपोर्ट देखिए। सोलार कंपनी भारतीय सेना को अब तक ऐसे 5 लाख आधुनिक हैंड ग्रेनेड दे चुकी है, और ये पूरी तरह से देश में बना हुआ हैंड ग्रेनेड है, जो खासतौर से जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में काफी कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। हमारे साथ सत्यनारायण नवाल जी हैं। आपने ये अब तक 5 लाख से ज्यादा हैंड ग्रेनेड आप दे चुके हैं, कितना कारगर, इसके बारे में जानना चाहेंगे? देखिए, आपको कुल 10 लाख का ऑर्डर मिला था, जिसको हमको 2 साल में सप्लाई करना था। पिछला 5 लाख जो हमको मई तक करना था, हमने 5 लाख पूरा अप्रैल में कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्मी का अपनी जो GSQR है, उनकी जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिलायबिलिटी होना चाहिए 95%, लेकिन जो हमने 5 लाख दिया उसकी एवरेज जो रिलायबिलिटी है 99.82%। ये मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में उस टाइप की रिलायबिलिटी किसी भी ग्रेनेड में नहीं है। दूसरा, जो अभी हमको अगले मई तक जो 5 लाख देना है, इसको हम जनवरी तक, ज्यादा से ज्यादा जनवरी एंड तक इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और अभी तक अगर हम देखें तो और कौन से ऐसे हथियार हैं जो आप सेना के लिए देश में तैयार कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों की जो लड़ाई है वो स्वदेशी हथियारों से लड़ेगी। एक ऑलरेडी हमने 30 mm एमुनिशन वो कंप्लीट कर दिया, जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और एक्सपोर्ट की भी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो 30 mm नेवी को ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है। आर्मी का अभी उनका टेंडर प्रोसेस, RFP का प्रोसेस चालू है। वो ट्रायल शायद दिसंबर में उन्होंने एक्सटेंड किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें करने में कोई, जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो उसका भी ये इंडक्शन शुरू हो जाएगा। और अगली खबर है दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा की। दुनिया की हर मां अपने बच्चों की दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामनाएं करती हैं, और इसके लिए वो अहोई अष्टमी वाले दिन भूखी प्यासी रहकर उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत भी करती हैं। लेकिन उसी अहोई अष्टमी के दिन नोएडा में एक मां की गूंज सुनी हो गई। इस बार मामला नोएडा सेक्टर 100 की एक हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां आवारा कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। और ये मामला सामने आने के बाद फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या इंसान और उसके सबसे वफादार दोस्त के रिश्ते अब कुछ बिगड़ते जा रहे हैं। बहस ये भी है कि ऐसे हमलों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन बीते कुछ वक्त से कुत्तों के इंसानों पर हमला करने के मामले बढ़े हैं, खासकर दिल्ली NCR के इलाकों में। कभी पालतू तो कभी गली के आवारा कुत्ते लोगों को घायल कर रहे हैं। कई बार तो ये इतने हिंसक हो जाते हैं कि लोगों की जान पर बन आती है। ऐसा ही एक मामला नोएडा में सामने आया। वहां के सेक्टर 100 की एक हाउसिंग सोसाइटी में आवारा कुत्तों के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद वहां रहने वाले कई लोगों ने प्रदर्शन किया। मेरी बच्ची को काटा, मैं 3 महीने तक हॉस्पिटल में रही हूँ। आपको लग रहा है she was just नहीं, so why we are not exposing the matter? बट मैं नहीं चाहती कि कल लास्ट फिर आफ्टर अ मंथ किसी एक और बच्ची की जान जाए, मैं नहीं चाहती। नो। सड़कों पर उतरे लोगों का आरोप है कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी की बेसमेंट और दूसरी जगहों पर कई आवारा कुत्तों ने डेरा डाले रखा है, जो अब वहां रहने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इनका ये भी आरोप है कि वहां रहने वाले कुछ लोग ही इन कुत्तों को खाना खिलाते हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से आवारा कुत्तों को तुरंत वहां से बाहर करने और उन्हें खाना खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कि वो बाद में जब
डॉग्स को उठा के ले जाएंगे और फिर बाद में कहाँ छोड़ेंगे? क्या वो यहाँ छोड़ेंगे या कहीं और छोड़ेंगे, या फिर वो सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि डॉग्स को अभी ले जाएंगे यहाँ से, लेकिन उनको स्टरलाइज करके वापस यहीं छोड़ देंगे। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कल 2 डॉग्स थे जो स्टरलाइज थे, उन्होंने ही अटैक किया है। तो क्या स्टरलाइज डॉग भी अटैक नहीं करेंगे? ये कौन बताएगा? हालांकि वहां कुछ ऐसे भी लोग दिखे जिन्होंने कुत्तों को हाउसिंग सोसाइटी से बाहर किए जाने का विरोध किया। आपको नहीं पता, आपने सोसाइटी अपने लिए वो कर लिया, सिक्योर कर लिया, बट इट इज नॉट सिक्योर फ्रॉम द डॉग्स ऑफ द एनिमल्स। यू नो हाउ दे जंप एंड डिग होल्स एंड कम, तो वो आ जाएंगे। डॉग्स एंटर वेयरएवर देयर इज अ वैक्यूम। असल में ये मामला उस वक्त गरमाया जब हाउसिंग सोसाइटी में एक 7 महीने के बच्चे को आवारा कुत्ते ने अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि मजदूरी करने वाले राजेश के बच्चे पर 3 आवारा कुत्तों ने अचानक हमला बोल दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि वो बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चा इसी स्पॉट पर जहां हम हैं यहाँ खेल रहा था, और कहा जा रहा है कि सोसाइटी में 15 से 20 ऐसे स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको अंदर फीड किया जाता है। उनमें से 3 स्ट्रे डॉग्स ने उस बच्चे को, जो बगल में रखा हुआ था धूप में, और यहाँ पर मैं बताऊं ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर महिलाएं काम कर रही थी, उस बच्चे को 3 कुत्तों ने घसीटा, और घसीटने पर उस बच्चे को पेट में चोटें आई और उनकी जो बच्चे की आंतड़ियां थी पेट की वो बाहर निकल आईं। इसी के बाद से वहां आवारा कुत्तों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। इस बीच हंगामा बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंचे। उन्होंने गुस्साए लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक न चली। लोगों को समझा दिया गया है, सब लोग अपने घरों को निकल गए हैं, और बेसिकली जो इनके इशूज थे, मॉर्निंग में जो संबंधित डिपार्टमेंट था वो भी आए हुए थे, और इन सबसे अभी हमारी बात हुई है। जो डॉग कैचर्स थे वो आए हुए हैं, और उनके साथ हमारी जो वीमेन और प्लस जो मेल हैं, सभी लोग साथ में, पुलिस पर्सनल उनके साथ लगे हुए हैं। जो भी एज पर लॉ है वो सब लोग कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने कुत्ता पालने वालों के लिए पहले से ही कई दिशा निर्देश बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, पिटबुल जैसी खतरनाक ब्रीड के कुत्ते पालने पर तो कई जगह पर रोक भी है। अगर बात करें आवारा कुत्तों की, तो उन्हें भी पकड़ने का अभियान लगातार जारी है। ये देखिए, अभी जो हल निकालने की बात है, अभी तो फिलहाल जो है ये है कि जो भी कुत्ते यहाँ पे हैं वो उठ के जाएंगे, और वहाँ जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं और देखेंगे कि क्या स्थिति है, उनके व्यवहार में परिवर्तन अगर आ सकता है तो नेचुरली व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास होता है, और उसके बाद हम 1 महीने बाद उनको एंटी रेबीज और मतलब ये स्टेलाइज करके, और उसके बाद उन जगहों पे छोड़ते हैं। जो अगर जिसमें ये लगता है कि नहीं ये वास्तव में जैसे पागल हो गया है, एक तरीके से ये होता है, कुत्ता वगैरह जब काटते हैं तो अक्सर यही स्थिति होती है, जो दौड़ा के काटते हैं। अदरवाइज तो किसी को आपने छेड़ा काट लिया तो वो अलग बात होती है। तो अगर इस तरीके का कुत्ता है तो निश्चित रूप से सोसाइटी में वापस नहीं आएगा, उसको हम अपने शेल्टर होम में ही। आवारा कुत्तों को पकड़ने के बाद कुछ महीने तक उनको एक्सपर्ट्स की निगरानी में रखा जाता है। इस दौरान उनके व्यवहार की मॉनिटरिंग होती है, और उसमें सुधार होने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाता है, ताकि इंसान और कुत्ते की दोस्ती का ये रिश्ता बना रहे। मिलिंद शर्मा, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। दरअसल पिछले कुछ महीनों में दिल्ली और एनसीआर समेत देश के कई दूसरे इलाकों से भी कुछ इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जब पालतू कुत्तों ने पार्क, लिफ्ट या फिर राह चलते आम लोगों या फिर बच्चों को काट लिया। तब पेट लवर्स या फिर ओनर्स की जिम्मेदारियों को लेकर भी बहुत चर्चा हुई। कई लोगों ने प्रिवेंशन ऑन क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11 तक का हवाला दे दिया था, जो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति या फिर सोसाइटी अथॉरिटी आपको अपने पालतू जानवर को हटाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। पालतू कुत्ते और बिल्ली को पार्क या फिर गार्डन में ले जाने से रोक नहीं सकती है, लेकिन तब इस बात पर जोर दिया गया था कि पालतू कुत्ते रखने का शौक दूसरों के लिए कहीं सिरदर्द न बन जाए। तब कई तरह की एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई थी, जिसमें सबसे पहले कुत्ते को घर से बाहर ले जाने पर मजल का इस्तेमाल जरूरी है, ऐसी सलाह भी दी गई थी। इसके अलावा सोसाइटी में खुली जगह पर पालतू जानवरों को लाने और ले जाने के लिए कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करने का मशवरा भी उसमें शामिल था।
पालतू कुत्तों को लेकर एहतियात बरतने में ट्रेनर से अपने पालतू जानवर यानी कि अपने कुत्ते या फिर बिल्ली की उचित ट्रेनिंग करवाने की बात भी शामिल थी, ताकि अपरिचित चेहरों को देखकर आपका पालतू बेकाबू न हो जाए और उन पर हमला न कर बैठे। इसके अलावा अपने पालतू जानवरों को हर हाल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने पर भी जोर था। इसके बाद भी अगर आपका कुत्ता या फिर बिल्ली किसी पर हमला करते हैं तो कानूनी रूप से जिम्मेदारी आपकी ही बनेगी। उसकी तरफ से जान माल के नुकसान पर आपको केस का सामना भी करना पड़ सकता है। 2018 के एक आंकड़े के मुताबिक करीब 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय परिवारों में कोई ना कोई पालतू जानवर है। इनमें से तकरीबन 95% घरों में कुत्ते पाले जाते हैं। फिर भी कोई आरडब्ल्यूए इन परिवारों से अपने पालतू जानवर को छोड़ने के लिए नहीं कह सकती है, लेकिन फिर भी हाउसिंग सोसाइटीज में आपका पालतू जानवर दूसरों के लिए परेशानी का कारण न बने, यह सुनिश्चित करना भी आप ही की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन जब आवारा कुत्तों के काटने की बात होती है तो फिर इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकारें और अदालतें भी जूझ रही हैं। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने की घटनाओं पर चिंता जताई थी और इसका उपाय निकालने की बात भी कही थी, क्योंकि इसी साल 22 जुलाई को सरकार ने लोकसभा में एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया था, जिससे ये पता चलता है कि देश भर में पशुओं के काटने की 14,50,000 घटनाएं दर्ज की गई हैं। सरकार ने अपने आंकड़ों में विशेष तौर पर कुत्तों के काटने की संख्या तो नहीं बताई थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे सबसे ज्यादा संख्या कुत्तों के ही काटने की इसमें थी। दरअसल 26 जुलाई को सदन में देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाओं का ब्यौरा पूछा गया था, जिस पर केंद्र सरकार ने सदन के सामने चौंकाने वाला आंकड़ा रखा था और इसके बाद सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुत्तों के काटने की घटनाओं पर चिंता जताई गई और इस बढ़ती हुई समस्या का उपाय खोजने की बात कही गई। कुत्ते के लगातार काटने की आदत को नजरअंदाज करना हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसके अलावा आवारा कुत्तों की नसबंदी जरूरी है, साथ ही उनको टीका भी लगवाया जाना चाहिए। जानकारों की माने तो काम ठीक ढंग से होने पर कुत्तों के हमलों को रोका जा सकता है और इस सब की जिम्मेदारी होती है नगर निगम की। अगर कुत्तों का व्यवहार बदला हुआ है और वो लगातार काट रहे हैं तो ऐसे में शेल्टर होम भिजवाना जरूरी हो जाता है। उन कानूनों को पूरी तरह से फॉलो करने की जरूरत है। जो ऑलरेडी बने हुए कानून हैं, अगर हम उन्हीं को 100% इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो नए कानून बना के क्या करेंगे। प्रेजेंट कानून कहता है कि 100% नसबंदी और वैक्सीनेशन किया जाए स्ट्रीट डॉग्स का। वही कानून ये कहता है कि एग्रेसिव डॉग्स को तुरंत रिहैबिलिटेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए उठा लिया जाए। ये दोनों चीजें अगर टू द डॉट फॉलो की जाए तो ये सिचुएशन पहुंचेगी ही नहीं यहाँ तक। इलीगल ब्रीडिंग रोक दें, देशी कुत्तों को, स्वदेशी कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ड्राइव्स चलाएं, 100% नसबंदी और स्टरलाइजेशन करा दें और एग्रेसिव डॉग पर तुरंत इंटरवीन कर शेल्टर में रिहैबिलिटेशन के लिए भेज दें। आगे बढ़ते बात मौसम की। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश आफत बन के आई है। पुणे में तो हाल ये हो गया कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। यहां का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा जहां पर आसमानी आफत नहीं बरसी हो। बारिश से हर इलाके का हाल बेहाल, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग मिसाल बनकर आए हैं। कहते हैं कि एक से एक मिले तो पर्वत बन सकता है। कुछ यही बात पुणे वासियों ने भी साबित कर दिखाई। भारी बारिश में भी वो मदद के लिए उतरे। एक पल नहीं सोचा कि इस तूफानी बारिश में उनका क्या होगा, बस वो लोगों को बचाने के लिए कूद पड़े। इन लोगों की हर तरफ से और हर तरह से मदद भी की गई और अब चारों तरफ ऐसे मददगारों की चर्चा हो रही है। इन्होंने जल प्रलय के दौरान लोगों को बचाया, जिन्हें इस मुश्किल वक्त में सहारा दिया। जब पूरे पुणे शहर की सड़कें दरिया बन चुकी थी, आसमान में कड़कड़ाती बिजली डरा रही थी, तो इसी संकट के बीच कुछ मसीहा जान हथेली पर रखकर सड़कों पर निकल आए। ये किसी न किसी तरह बारिश में फंसे लोगों की मदद करते नजर आए। कहीं कोई रेस्क्यू कर्मी महिला को कंधे पर बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता दिखा, तो कहीं कोई स्कूटर को बहने से बचा रहा था।
बारिश ही इतनी हुई है कि पुणे शहर में कई ऐसे इलाके हैं, जैसे कि अभी जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं श्रीमंत दगड़ूशेठ गणेश मंदिर के, वहां पर भी पानी है। और यहाँ पर अभी जो आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये पुणे के पास वाला पुणे शहर का ही इलाका है, जिसे सांगवी इलाका कहते हैं, जो कि राजभवन का जो रास्ता आता है उसके बाद ब्रेमेन चौक के पास वाला ये इलाका है। और अभी भी यहाँ पर पानी ज्यों का त्यों है। यही दर्शाता है कि ड्रेनेज सिस्टम कितना खराब है दोनों शहर का, पुणे और साथ ही साथ पिंपरी चिंचवड़, दोनों का कनेक्टिंग ये इलाका है सांगवी, नदी से सटा हुआ इलाका। लेकिन नदी में पानी नहीं जा रहा है, पानी यहीं पर फंसा हुआ है। और यही दृश्य पुणे के जो अन्य इलाके हैं, जैसे जंगली महाराज रोड है, गुडलक चौक है, यूनिवर्सिटी रोड है, करवे रोड है, कात्रज इलाका है, सब जगह पर जहां कहीं भी ऐसा निचला इलाका है, वहां पर ऐसे ही बारिश का पानी दिखाई दे रहा है। रात भर बिजलियां कड़कड़ाती रही। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मानो रात में दिन हो गया। इस आसमानी बिजली की आवाजें और डराने वाली थी। घर के बाहर शहर पानी पानी हो चुका था और अंदर बिजली की गड़गड़ाहट से लोगों का दिल बैठा जा रहा था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और वो सफाई कर्मचारियों के साथ सड़कों पर पानी निकालने में जुट गए। कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर निचले इलाकों में गाड़ी फंसी हुई दिखाई दे रही है। पॉश बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं, वो भी बंद पड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये नजारा है पुणे का। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होती है और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण इस तरह से पुणे शहर में पानी जमा हुआ दिखाई दे रहा है। इस बारिश का पानी पुणे की सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो कहीं घरों की दहलीज लागते हुए कमरों तक भी पहुंच गया। तो वहीं दुकानों में लाखों का सामान बर्बाद कर गया। सड़कें समंदर बन गई तो नदी भी कम उफान पर नहीं थी। एक पल ऐसा लगा कि पुणे शहर और गांव का हाल 3 साल पहले जैसा हो जाएगा, जब बारिश ने कई जिंदगियों को अपना शिकार बना लिया था। 2019 सितंबर की भी याद आ गई है, जब पुणे का जो आंबिल ओढ़ा जो नदी है, जो कि कात्रज के पहाड़ियों से शुरू होती है, उस पूरे 10 किलोमीटर के नाले में बाढ़ आ गई थी। कई लोग उसमें फंस गए थे, तकरीबन 20 के ऊपर जाने गई थी। भारी बारिश से बारामती की करहा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। इस बारिश की वजह से इस इलाके में करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क आपस में कट गया। इसके अलावा पुणे का मशहूर दगड़ू सेठ गणपति मंदिर भी बेमौसम बरसात से नहीं बच पाया। बारिश की वजह से ऐसा लगा जैसे मंदिर में नदी बह रही है। अंदर बाहर सभी जगह एक जैसा ही हाल था। मौसम विभाग का कहना है कि आसमानी आफत अगले कुछ घंटों तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में जो कम दबाव का क्षेत्र बना है, उसी की वजह से राज्य में बेमौसम बारिश हो रही है। इस बारिश का संकट पुणे के अलावा राज्य के दूसरे हिस्सों पर भी है। इस तरह से पानी जमा हुआ दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट पिक्चर्स की बात करें तो रात 1:30 बजे जो दिखाई दे रहा है, पुणे जिले के ऊपर बड़े बादल का जमावड़ा है, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस बादल कहलाते हैं। वहीं अब सुबह अब जो बादल है वो अहमदनगर जिले के ऊपर चले गए हैं। पुणे के ऊपर भले ही आपको बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो पुणे शहर में दिन भर कुछ छुटपुट बारिश हो सकती है। यहाँ पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ कई नामी कंपनियों के दफ्तर हैं, लेकिन देर रात दबे पांव आई इस आसमानी आफत ने हर किसी को सकते में डाल दिया। ऐसे मुश्किल समय में रेस्क्यू टीम और आम लोगों ने साहस का परिचय दिया। वो इस मुश्किल हालात में लड़े और तूफानी बारिश के बीच मिसाल कायम की। उन्होंने बेरहम बरसात में अपना बड़ा दिल दिखाया। बारिश में सब बेकार हो रहा था, लेकिन आखिर में बस इंसानियत जीत गई। पुणे से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मानसून की विदाई के बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश क्यों हो रही है। इन्हीं में से महाराष्ट्र भी शामिल है, जहां अक्टूबर के महीने में भी रिकॉर्ड पानी बरस रहा है। इस बात की जानकारी पुणे मौसम विभाग के वैज्ञानिक अनूप कश्यप दे रहे हैं।
पुणे में कुछ ही घंटों में जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। वजह क्या है इतनी बारिश होने की और अनुमान क्या है, इस बारे में फोरकास्ट डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर अनुपम कश्यप ही हमारे साथ है। सर बताइएगा। देखिए, डे बिफोर यस्टरडे हमने ऑलरेडी बताया था कि नमी बढ़ने के कारण प्रदेश में 48 आवर्स के लिए मानसून विल बी अगेन एक्टिव। आज भी देख रहे हैं आप, काफी बादल क्लाउड बना हुआ है, इंक्लूडिंग पुणे डिस्ट्रिक्ट, पुणे सिटी। ये जो देख रहे हैं सैटेलाइट इमेज, विजिबल इमेज आ रही। और ये है अभी तक जो डेवलपमेंट वेस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट ये दिखा रहा है। ये सिटी पुणे, चिंचवड सिटी, एवं ये वेस्टर्न एंड, नॉर्थ वेस्ट एंड में जुन्नर वगैरह। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स बनना आज के लिए शुरू हो गया। पुणे जिले पर अभी जो क्यूमुलेटिव निम्बस बादल थे कल, वो नहीं है, अहमदनगर जिले पर है। ये देखिए, अभी आज का बात करें तो अभी ये जो जुन्नर एडजेसेंट एरिया, ये जो येलोइश कलर देख रहे हैं, ये छोटा छोटा सीबी सेल एवं यहाँ पे बारिश, तेज बारिश हो रहा है, इसका इंडिकेशन दे रहा है। पुणे के अलावा भी महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के बाद वहां कई समाज सेवियों ने जिम्मा संभाला और सड़क पर जमा पानी को निकालने की कोशिश शुरू की। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की मेरे सहयोगी पंकज खेलकर ने। पुणे शहर में कुछ घंटे के बारिश ने शहर को जलमय कर दिया है। निचले इलाकों में पानी भराया है, सड़कों पर पानी दिखाई दे रहा है। ये जो दृश्य है वो सांगवी इलाके का है। यहाँ पर कुछ देर पहले पानी बहुत ज्यादा था, तकलीफ हो रही थी दफ्तर जाते हुए लोगों को, स्कूल ले जाते हुए परिवार वालों को, परिजनों को। यहाँ पर अब जो कर्मचारी है, साफ सफाई हो रही है और पानी जो चेंबर से अंदर चला गया है। तो ये लोग है कौन, ये बात करते हैं। दादा, अभी आप बता रहे थे कि आपने ये कदम खुद होके उठाया है। क्या करेंगे फिर? कर्मचारी जो है ये महानगर पालिका के है क्या? ये काम करने वाले महानगर पालिका के ने, क्या हमारे यहाँ के नागरिक है? नागरिक है यहाँ के, और जनता के लिए, नागरिक के लिए सेवा कर रहे हैं। यानी जो काम महानगर पालिका ने करना चाहिए था वो नागरिक खुद कर रहे हैं। नागरिक खुद कर रहे हैं। और ये बताया, आपने बताया कि ये चेंबर भी आपने ही बांधा? चेंबर पानी रुपया करके मैंने खुद बनाया। और उधर वाला चेंबर? वो उधर कारपोरेशन ने बनाया। उनको बोला यहाँ से एक पाइप डाल के उसमें जोड़ो, वो अभी तक नहीं बनते। आपको एक क्यूट से बच्चे से मिलवाते हैं। मध्य प्रदेश में एक 3 साल का मासूम शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंच गया और इस मासूम की शिकायत ये है कि उसकी मम्मी उसको डांटती है, उसकी कैंडी चुराती है और ये बच्चा तब तक थाने से नहीं हटा जब तक उसकी शिकायत लिखी नहीं गई। गाल पे मारी और क्या बोले, चोरी करती मम्मी? कैंडी चुराती। कैंडी चुरा लेती है? मैंने नहीं चोरी की, वो अम्मी ने चोरी की। अच्छा। ये मासूम और खूबसूरत शिकायत मध्य प्रदेश के हमजा की है। मारी गाल पे मारी और क्या बोले, चोरी करती मम्मी? कैंडी चुराती। कैंडी चुरा लेती है? मैंने नहीं चोरी की, वो अम्मी ने चोरी की। अच्छा। 3 साल का भोला भाला हमजा अपनी शिकायत लिखवाने घर के पास मौजूद चौकी पहुंच गया। क्यूट हमजा की शिकायत उसकी ही तरह क्यूट थी। हमजा पुलिस थाने किसी और की नहीं बल्कि अपनी मम्मी की शिकायत लिखवाने पहुंचता है। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, हमजा भी उतना ही सच्चा है। उसे बस इतना पता है कि उसकी ये शिकायत पुलिस ही निपटा सकती है, इसीलिए वो अपने पापा के साथ पुलिस चौकी पहुंचा और अपनी मम्मी को जेल भेजने तक की बात कह दी। वजह ये बताई कि मम्मी कैंडी चुराती है। बुरहानपुर के 1.5 तलाई इलाके की चौकी में जब ये मासूम पहुंचा तो कुर्सी पर बैठी चौकी प्रभारी प्रियंका नायक उसकी मासूमियत पर हंसी नहीं रोक पाई, लेकिन हमजा भी तब तक नहीं माना जब तक उन्होंने शिकायत नहीं लिख ली। मारी गाल पे मारी और क्या बोले, चोरी करती मम्मी? कैंडी चुराती। कैंडी चुरा लेती है? मैंने नहीं चोरी की, वो
अम्मी ने तोली थी। अच्छा, उसे पता है कि प्रताड़ित अगर कोई करता है, कोई परेशान करता है तो किसके पास जाना है, तो उसने वही किया, बोले मुझे पुलिस के पास जाना है। तो मैंने ऐसे ही मजाकिया अंदाज में उसे ले चला गया, उसका दिल बहलाने के लिए, दिल रखने के लिए। वहीं मैडम ने उसका भी दिल रखने के लिए वहां से एक रजिस्टर निकाल के ले आया, कंप्लेंट लिखी उसके सामने। मैडम ने कहा यहाँ सिग्नेचर करो, उसने सिग्नेचर किया। जब हमजा की शिकायत की खबर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंची तो वो भी गुदगुदा उठे और हमजा की मासूमियत पर उसके घर फोन कर दिया। हमजा थाने गए थे, चॉकलेट नहीं दे दी मम्मी। हमजा की बात सुनते ही नरोत्तम मिश्रा भी हंसने लगे। गुस्सा जल्दी जल्दी हो रहा है पापा पे क्या? मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने हमजा से बात की और उसे चॉकलेट और साइकिल दिलाने का वायदा कर दिया। चॉकलेट नहीं दी, चॉकलेट भिजवाऊं? चॉकलेट भिजवा देता हूँ अच्छी वाली। कितनी चॉकलेट खाओगे? कितनी चॉकलेट खाओगे? साइकिल? ठीक है, चॉकलेट साइकिल 2 चीज हो गई। और बताओ। प्रदेश के गृह मंत्री ने वायदा किया और हमजा के घर दिवाली का तोहफा पहुंच गया। चौकी प्रभारी प्रियंका नायक खुद हमजा के लिए साइकिल और चॉकलेट लेकर पहुंची। साइकिल मिल गई? और चॉकलेट? चॉकलेट भी मिल गई। किसने दिया? पुलिस ने। और अब मम्मी की शिकायत तो नहीं है कोई? मम्मी की शिकायत नहीं है। नहीं है अब? नहीं है। मध्य प्रदेश का हमजा अपनी इस क्यूट सी शिकायत के साथ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हमजा का ये भोलापन सबको पसंद आ रहा है। बुरहानपुर से अशोक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।